रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि जिस कहानी के अंदर 1 साल तक ना तो कातिल का कोई पता था, न डेड बॉडी का कहीं कोई नामो निशान था और न कातिल को ढूंढने के लिए किसी भी तरीके का कोई अभियान चलाया जा रहा था। दोस्तों, कहने के तो जो कत्ल करने वाला व्यक्ति था उसने समझ लिया था कि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया है, यानी एक परफेक्ट मर्डर किया है। लेकिन 1 साल के बाद में महज एक छोटी सी चूक की वजह से ये जो पूरा केस था वो खुलकर सामने आ जाता है। और यह केस बताता है कि आज के इस आधुनिक युग में कोई भी राज हो वो ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानी आप लोगों को कई तरफ घुमाएगी, कई तरफ आप लोग को लेके जाएगी। कहीं कहीं आप लोग को इस कहानी के अंदर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ये एक ऐसे परफेक्ट मर्डर की एक ऐसी कहानी है कि जिसको जिस तरीके से सुलझाया जाता है उस तरीके से ये केस सुलझना ही नहीं था। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनिएगा और आप लोग पाएंगे कि इस कहानी के अंदर जितने भी किरदार हैं वो सारे के सारे किरदार झूठे थे। हर किरदार एक दूसरे किरदार को धोखा दे रहा था। एक लड़की जो एक अंधेरे पिंजरे में कैद थी और वो एक दूसरे पिंजरे में जाना चाहती थी, लेकिन वो दूसरा पिंजरा जो था वो और ज़्यादा अंधकार में जड़ा हुआ था। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन रहता है उसे भी प्रेस करें। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से, और इसी हरियाणा के अंदर एक गांव लगता है अगबानपुर गांव। और इसी अगबानपुर गांव के अंदर 10 जुलाई साल 2024 को एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी मिली थी उसके हाथ और पाँव बंधे हुए थे और ये डेड बॉडी एक नाले से बरामद हुई थी। लिहाजा पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है। उसके बाद में घटनास्थल को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में पुलिस वाले जितने भी लोग थे उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इस व्यक्ति को जानता है। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि साहब, हमने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद में पुलिस क्या थी, उस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम को भेजने के बाद में पोस्टमार्टम के दौरान उस डेड बॉडी के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ताकि फर्दर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो इसके डीएनए सैंपल से पता लगाया जा सके कि आखिरकार पूरी कहानी क्या थी। लिहाजा उसके बाद में पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट में यही पता चलता है कि किसी तेज़ धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है और उसके बाद में हाथ और पाँव बांध कर इसको नाले में फेंक दिया गया है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये डेड बॉडी किसकी है। कम से कम अगर डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाएगी तो कातिल तक पहुंचना आसान है। अब इसके लिए पुलिस आसपास पड़ोस के जितने भी गांव होते हैं तमाम गांवों में सूचना भिजवाती है, लेकिन दोस्तों पुलिस को फिर भी कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में तमाम आस पड़ोस के जो थाने थे उन सारे ही थानों में पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है। यानी पुलिस अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त कर चुकी थी और पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा था। इधर जो डेड बॉडी थी ऑलमोस्ट सड़ी गली अवस्था में बरामद हुई थी और ऐसे में डेड बॉडी को और ज़्यादा दिन तक रोकना ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए लावारसी में ही उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और डेड बॉडी के कुछ फोटोग्राफ्स और इसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके पुलिस रख लेती है कि अगर भविष्य में कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो तो इस केस को सुलझाया जा सके। अब कहने के तो ये जो डेड बॉडी थी लावारसी में इसका अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन इस डेड बॉडी के आधार पर किसी की भी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी और कहने को ये केस क्लोज हो चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में दिल्ली में एक थाना पड़ता है अलीपुर थाना, और इसी अलीपुर थाने के अंतर्गत एक महिला जिसका नाम होता है सोनिया। ये सोनिया अलीपुर थाने में पहुंचती है 20 जुलाई साल 2024 को, और 20 जुलाई साल 2024 को पहुंचने के बाद में ये कहती है कि उसके पति हैं जिनका नाम है प्रीतम प्रकाश, वो जो है वो पिछले कई दिनों से घर लौट कर नहीं आए। अब पुलिस यहाँ पर जो प्रीतम प्रकाश होते हैं उनकी तलाश जारी करती है। 2-4 दिन तक ढूंढती रहती है, लेकिन कहीं से भी कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद में तमाम तरीक़ों से तमाम ऐसी चीज़ें जो पुलिस को कुछ सबूत दे सकें, तमाम सीसीटीवी कैमरास हर एंगल से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन दोस्तों इस केस के अंदर कुछ मिलता नहीं है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं, ऐसा करते करते महीना गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को इस प्रीतम प्रकाश के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली थी। लिहाजा धीरे धीरे ये जो केस था अब ठंडे बस्ते में जाने लगा था। लेकिन दोस्तों दिल्ली की ही क्राइम ब्रांच में एक फाइल ऐसी थी जो 1 साल से पड़ी हुई धूल खा रही थी, और दोस्तों 1 साल का समय जो था वो प्रीतम प्रकाश को गायब हुए भी गुजर चुका था। यानी प्रीतम प्रकाश की पत्नी सोनिया भी मान चुकी थी
कि उसका जो पति है ये शायद कहीं चला गया है। दूसरी तरफ जो पुलिस प्रीतम प्रकाश को ढूंढ रही थी वो भी ये समझ चुकी थी कि प्रीतम प्रकाश कहीं भाग गया है, क्योंकि प्रीतम प्रकाश एक ऐसा व्यक्ति था जो एक हिस्ट्री शीटर था और उसका जो बैकग्राउंड था, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उस पर कई मामले दर्ज थे और अदालत ने एक मामले में उसे भगौड़ा तक करार दे दिया था। अब ऐसे में पुलिस भी ये मान चुकी थी कि हो सकता है कि प्रीतम प्रकाश अंडरग्राउंड हो गया हो। तमाम तरीके की चीज़ें पुलिस मान चुकी थी। लेकिन इसी बीच में दिल्ली की क्राइम ब्रांच में एक फाइल जो धूल खा रही थी और ये फाइल किसी और की नहीं थी बल्कि प्रीतम प्रकाश की थी और पुलिस इसको ढूंढ रही थी। लेकिन दोस्तों कोई भी इनपुट इसके बारे में था नहीं। दूसरी तरफ पत्नी ने भी इसके लिए कंप्लेंट दिखाई थी कि वो मिसिंग है और उसके बावजूद भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन दोस्तों अचानक से इसी केस के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और इस केस के अंदर मोड़ ये आता है कि अचानक से इस केस के अंदर कुछ ऐसा होता है कि इस केस के अंदर पुलिस को एक बहुत बड़ा इनपुट मिलता है। दरअसल ये जो व्यक्ति था प्रीतम प्रकाश, इस व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर तो बंद था, लेकिन इसका जो मोबाइल था उस मोबाइल के अंदर अचानक से एक न्यू नंबर इनपुट होता है। अब जैसे ही उस न्यू नंबर का पहला सिग्नल क्राइम ब्रांच तक पहुँचता है तो पुलिस जो थी तुरंत पता लगाती है कि ये नंबर आखिरकार कहाँ पर एक्टिव हुआ है। तो पता चलता है कि हरियाणा के अंदर एक सोनीपत जगह है, उसी सोनीपत के अंतर्गत एक गांव आता है जाजी गांव, उसी गांव के अंदर ये नंबर एक्टिव हुआ है। लिहाजा पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है कि इस नंबर को कोई रोहित नाम का व्यक्ति चला रहा है। अब दोस्तों जैसे ही रोहित के बारे में पता चलता है तो पुलिस तुरंत इस रोहित को उठा लेती है। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इस रोहित से पूछताछ शुरू करती है। इससे पूछती है कि तुम्हारे पास प्रीतम प्रकाश का मोबाइल नंबर कहाँ से आया। दोस्तों जो रोहित था ये भी कोई दूध का धिला हुआ व्यक्ति नहीं था। पेशे से ज़रूर ये टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन इसके ऊपर भी अनगिनत मामले चल रहे थे। लिहाजा पुलिस जब रोहित के साथ में सख्ती से पूछताछ करती है तो रोहित पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक खामोश बैठ नहीं पाता है, क्योंकि ये कोई इतना चालाक नहीं था ये पुलिस को गुमराह कर पाए। पुलिस की जो नज़र होती है काफ़ी ज़्यादा पारखी होती है, इसलिए पुलिस भी समझ चुकी थी कि रोहित इस केस के अंदर बड़ा रोल अदा कर सकता है। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम जब इस रोहित से पूछताछ करती है तो रोहित सारा सच बताता है। रोहित बताता है कि जो प्रीतम प्रकाश है उसकी हत्या कर दी गई है 4 जुलाई को। अब जैसे ही ये बात बताता है कि 4 जुलाई साल 2024 को ये हत्या कर दी गई है, और दोस्तों उसके बाद में जो पुलिस थी अब इससे पूछताछ करती है कि हत्या क्यों हुई, क्या वजह थी। रोहित बताता है जो प्रीतम प्रकाश की पत्नी सोनिया थी, इसकी उम्र जब 15 साल के आसपास रही होगी, उसी समय से प्रीतम प्रकाश से मोहब्बत हो जाती है। अब प्रीतम प्रकाश से जब मोहब्बत होती है 15 साल के आसपास, उस समय उसकी उम्र थी, इसलिए अब ये उससे मोहब्बत करने लगती है, उससे शादी करना चाहती है। लेकिन घर वाले शादी के अगेंस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया जो थी अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर प्रीतम प्रकाश से शादी करती है। लेकिन दोस्तों जो प्रीतम प्रकाश था ये ऑलरेडी एक हिंसात्मक व्यक्ति था। हमेशा इसके घर के अंदर इसके आवाज़, ऊंची आवाज़ में बात करना, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। शादी के बाद में सोनिया को ये रियलाइज़ हो चुका था कि उसकी जो पसंद थी ये ठीक नहीं थी, उसने अपने लिए सही जीवन साथी नहीं चुना। लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, सोनिया को 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो प्रीतम था उसका जो रवैया था घर में बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो चुका था। जो प्रीतम प्रकाश था आए दिन घर में शराब पी के आता, लड़ाई झगड़ा करता, और इन सारी बातों से जो सोनिया थी ये इतना ज़्यादा ऊब चुकी थी कि ये अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स चाहती थी। इसीलिए इंस्टाग्राम यूज़ करती है और इंस्टाग्राम चलाने के दौरान इसकी मुलाकात सोनीपत में रहने वाले इसी रोहित के साथ में होती है। अब जैसे ही रोहित के साथ में मुलाकात होती है बातचीतों का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, बातचीत मोहब्बत में बढ़ जाती है। अब जब मोहब्बतों में बातचीत बढ़ती है तो उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है। दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन शादी करें तो करें कैसे। यहाँ पर प्रीतम प्रकाश हम दोनों के बीच में बाधा बन रहा है। लिहाजा फैसला होता है कि अब इस प्रीतम प्रकाश की हत्या कर देनी चाहिए। सोनिया रोहित से कहती है कि कुछ भी कर उसके पति की हत्या करा दो, लेकिन रोहित कहता है कि ये सब करने के लिए 6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सोनिया जो थी वो कहती है कि 6 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो इसे मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच में रोहित किसी मामले में अंडरग्राउंड हो जाता है। अब जैसे ही रोहित अंडरग्राउंड होता है तब भी सोनिया का जो मनोबल था ये टूटा नहीं था और वो किसी भी तरीके से अपने पति प्रीतम प्रकाश को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिए जो सोनिया होती है ये 2 जुलाई साल 2024 को अपनी बहन के घर हरियाणा के गन्नौर पहुंच जाती है और वहां पे पहुंचने के बाद में ये वहां पे रहती है और उसके बाद में ये अपने ही बहन के देवर से इस बारे में बात करती है। देवर का नाम होता है विजय। विजय से बात करती है कि तुम्हें उसके पति का कत्ल करना पड़ेगा। विजय इसके लिए 1 लाख रुपए की डिमांड करता है,
क्योंकि विजय भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसकी बहन का देवर था, इसलिए सोचती है कि यही काम कर देगा। लेकिन विजय 1 लाख रुपए की डिमांड करता है। किसी तरीके से सोनिया विजय को समझाती है, कन्विंस करती है, और ये जो पूरी हत्या की साजिश थी ये 50,000 रुपये में तय हो जाती है। और दोस्तों जो सोनिया थी ये अपने पति से लड़ झगड़ कर अपनी बहन के घर आई थी, इसलिए 5 जुलाई साल 2024 को जो प्रीतम प्रकाश था ये अपनी पत्नी को लेने के लिए उसकी बहन के घर गन्नौर पहुंच जाता है। वो अपनी पत्नी को, सोनिया को, काफ़ी ज़्यादा मनाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, अपनी गलती मानता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोनिया थी ये अपने पति के साथ जाने से इनकार कर देती है। उस समय तो प्रीतम प्रकाश वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो फिर लौट के आता है। वो कहता है कि वो आज के बाद में इस तरीके की गलती कभी नहीं करेगा, तुम उसके साथ चलो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम बच्चों के बारे में सोच लो। लेकिन सोनिया कहती है चलो ठीक है। लेकिन सोनिया इससे पहले अपनी बहन के देवर के साथ में हत्या की साजिश रच चुकी थी, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, उसके बाद में हम लोग सुबह घर चलेंगे। बेचारा जो प्रीतम प्रकाश था ये रुक जाता है। सोनिया अपनी बहन के साथ में छत के ऊपर सोने चली जाती है और घर के नीचे वाले फ्लोर पर जो बहन का देवर था विजय और जो सोनिया का पति प्रीतम प्रकाश था यही लोग रह जाते हैं। उसके बाद में रात को काफ़ी लोग ये लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में जो विजय था प्रीतम प्रकाश की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद में जो अंगबारापुर गांव है उसी गांव के अंदर हत्या जो थी करने के बाद में डेड बॉडी को हाथ पैर बांध कर वहीं पर फेंक आता है। और उसके बाद में ये सोनिया के इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भेजता है जो उनने उस डेड बॉडी की कैप्चर की थी, और उसके बाद में उन तस्वीरों को डिलीट कर देता है। बहरहाल दोस्तों जब क्राइम ब्रांच के सामने इस तरीके के केस का पूरा खुलासा होता है तो उसके बाद में सोनिया को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद में चूंकि पुलिस के पास में सबूत थे, कातिल थे, लेकिन अभी भी पुलिस के पास में डेड बॉडी मौजूद नहीं थी, इसलिए इसने बताया था कि जो अगबानपुर गांव है उसी गांव के अंदर डेड बॉडी फेंकी गई थी। लिहाजा वहीं के थाने से पुलिस कांटेक्ट करती है और पूछती है कि जुलाई के महीने में यहाँ से कोई डेड बॉडी बरामद हुई थी। तो पता चलता है कि हाँ, 5 जुलाई साल 2024 को एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद में पुलिस जो थी उस डेड बॉडी के जो DNA सैंपल्स कलेक्ट किए थे वो क्राइम ब्रांच को सौंपती है। जांच के आधार पर पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि प्रीतम प्रकाश की थी। बहरहाल दोस्तों इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि हर किरदार झूठा था। पहला किरदार प्रीतम प्रकाश का जो हिंसात्मक व्यक्ति था, उसने सोनिया से शादी की, लेकिन उसके बाद में सोनिया के साथ में उसने मारपिटाई चालू कर दी। सोनिया उसके बाद में अपने पति को धोखा देती है और उसके बाद में रोहित के साथ में पहुंचती है। और रोहित भी यहाँ पर सोनिया को एक बड़ा धोखा देता है और अप्रैल साल 2025 में रोहित एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं, एक व्यक्ति की जान जाती है। और आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों जो कमेंट्स है ऐसे इसमें दिनेश कुमार लिखते हैं, मलिक भाई बहुत बढ़िया कहानी है। धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम भैया जी वेरी नाइस स्टोरी, दोनों कहानी बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद में ऋतिक गर्ग है लिखते हैं, मैं बीकानेर कैलाशगढ़ से निकिता गर्ग का हस्बैंड वाइफ और नाइस स्टोरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अंसारी सुहेल जी कमेंट करते हैं, कुवैत से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कहानी सुनते हैं। तौसीफ जमादार लिखते हैं, 1 नंबर, शुक्रिया दिनेश कुमार जी, अपने बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। मोहम्मद रियाज जी कमेंट्स करते हैं, रशपाल सिंह जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार जी का कमेंट्स फिर से है, दिनेश कुमार जी, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, ये बात तो सही है कि आजकल रिलेशनशिप में क्राइम बहुत होते हैं, शुक्रिया आपका। शीलिंदी शर्मा लिखते हैं, शावेज मलिक भाई हम हरिद्वार उत्तराखंड से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में इरफान जी हैं लिखते हैं, सर नाइस स्टोरी, मेहनत रंग लाएगी, आप लग रही है, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में इदरीश खान जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में मोहम्मद इमरान जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं लगे रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रदीप वर्मा जालंधर पंजाब से सुनती हैं कहानी, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी की पत्नी जिनका नाम दीप है वो भी हमारी कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। उसके बाद में फरजाना सिद्दीकी हैं लिखते हैं, बदनाम दाग छुपाने के लिए ही कलंक बहुत, ये जो कदम उठाया उसने बहुत ख़तरनाक उठाया। साहिल जी कमेंट्स करते हैं, सुल्तियागी बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार जी लिखते हैं, आवाज़ के जादूगर हो आप। मीना जी नमस्ते बोलती हैं। माजिद अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, मीना जी लिखते हैं, कल मेरा बेटे करण का जन्मदिन है, प्लीज़ आप विश कर दीजिएगा। तो मीना जी आपके बेटे करण जी का आज जन्मदिन है तो उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। बालेश्वर बिहारी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। मीना जी हैं लिखते हैं, कलकत्ता के केस में बारे में बोलो और उस केस में क्या कुछ हुआ। तो उस केस में अभी बहुत कुछ अपडेट चल रही है, मैं बताऊँगा बहुत जल्द। शरियन शर्मा है और उसके बाद में मोहम्मद राशिद है। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये दिलीप प्रेम जी हैं लिखते हैं,
आई एम अवतार गिल फ्रॉम मोहाली पंजाब से सुनते हैं कहानी, शुक्रिया। उसके बाद में अनवर जी हैं लिखते हैं उसको सज़ा नहीं मिली क्या, खान अकील जी कमेंट्स करते हैं, फरजाना सिद्दीकी जी कमेंट्स करती हैं, तो शुक्रिया। उसके बाद में दोस्तों इनका नाम है लिव इन में रहना बहुत गलत बात है, और ये लिखती हैं, शुक्रिया आपका। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।